हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 जो आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं वो फिर से स्टार्ट करते हैं। आधा में ही फंस गए थे, उसको पूरा करते हैं। चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे सर जब आधा पढ़ चुके हैं तो स्टार्ट से क्यों पढ़ें? इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए कि स्टार्ट से ही पढ़ना अच्छा लगे, नहीं तो फिर आधा समझ में आएंगे, आधा समझ में नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट से डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 जिनका नाम है पुष्प पादप में लैंगिक जनन। पुष्प पादप का मीनिंग ये होते हैं कि वो पादप जो पुष्प का निर्माण करते हैं। सभी पादप जरूरी नहीं है कि वो पुष्प का निर्माण करेंगे। जो पादप पुष्प का निर्माण करते हैं उस पादप में प्रजनन वाले भाग पुष्प ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होते हैं। लैंगिक जनन आप लोग चैप्टर 1 में समझ चुके थे। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि नर तथा मादा युग्मक का आपस में संलयन होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं संलयन होकर वो युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है कि पुष्प के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक पुष्प पादप के का अध्ययन करना है। तो पादप का जो प्रजनन भाग है वो क्या है? पुष्प है। तो सबसे पहले पुष्प के बारे में जानना, पुष्प क्या है। तो पुष्प जो सबसे छोटा पुष्प अभी तक देखा गया पूरे वर्ल्ड में, उनका नाम है वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। दूसरा है सबसे बड़ी पुष्प। सबसे बड़ा पुष्प लगभग 9 मीटर का उनका डायमीटर होते हैं, जिनका नाम है रेफ्लेसिया और नॉल्डी। ये जो है सबसे बड़ी पुष्प है। इसके बाद क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। हमारे भारत का कौन सा फूल है जो राष्ट्रीय फूल का मान्यता प्राप्त है उन्हें? जिनका नाम है निलंबो नकीफेरा। कमल का साइंटिफिक नाम है निलंबो नकीफेरा। कमल को हम लोग राष्ट्रीय पुष्प के नाम से जानते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प अंकुरण प्रणाली में विकसित होते हैं। अंकुरण प्रणाली क्या होते हैं? अब पुष्प पादप जो होते हैं, पादप के 2 भाग होते हैं, एक जड़ प्रणाली, एक अंकुरण प्रणाली। जड़ प्रणाली कह सकते मान लेते हैं ये पादप है, ये एक पादप है, यहाँ पे जड़ है से। तो ये जमीन के ऊपरी वाले जितने भी हिस्से होंगे इसको हम लोग बोलेंगे अंकुरण प्रणाली। अंकुरण प्रणाली। और जमीन के नीचे जो भी भाग होंगे उसको क्या बोलेंगे? जड़ प्रणाली। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अंकुरण प्रणाली को बोलेंगे रूट शूट सिस्टम और जड़ प्रणाली को बोलेंगे रूट सिस्टम। तो क्या है, पुष्प कहाँ पर बनते हैं? पादप के किस भाग में? तो पुष्प का निर्माण हमेशा अंकुरण प्रणाली में, मतलब कह सकते हैं जमीन के ऊपरी वाले हिस्से शूट सिस्टम में ही निर्माण होते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। दूसरा, पुष्प में गांठ तथा पोरियां होते हैं। अब गांठ और पोरियां क्या होते हैं? आप लोग नोड और इंटरनोड समझते होंगे। जब आप लोग बांस को देखते होंगे, बांस को ऐसे समझना होता है। बांस का मान लेते ये लैंड वाला हिस्सा है, जमीन के नीचे वाला हिस्सा है। तो बांस में आप देखते होंगे ऐसे ऐसे बीच में गांठ होता है। ये जो गांठ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं? नोड। हिंदी में इसको बोलते हैं गांठ। अब 2 नोड, एक ये भी नोड हो गए, तो 2 नोड के बीच की जो दूरी होंगे इस दूरी को हम लोग बोलेंगे पोरिया या फिर इंटर नोड। ये अंकुरण प्रणाली का एक विशेषता है कि अंकुरण प्रणाली में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तो पुष्प में गांठ और पोरिया होते हैं, समझ पाए? पुष्प आवर्तजीवी पादप में जनन इकाई है जिसके द्वारा लैंगिक जनन होते हैं। पुष्प जो आवर्तजीवी पादप, आप लोगों को बताया था कि पादप का कई स्पीशीज होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा विकसित जो पादप की प्रजाति होती है उस प्रजाति का नाम है आवर्तजीवी पादप। आवर्तजीवी पादप में ही पुष्प का निर्माण होता है। इसके अलावा जितने भी पादप जैसे जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एडोफाइटा, एल्गी, फंजाई, ये सब में पुष्प का निर्माण नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आवर्तजीवी मींस एंजियोस्पर्म में ही पुष्प का निर्माण होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो पुष्प है वो उनका क्या कार्य है? पुष्प आवर्तजीवी पादप में जनन इकाई है जिसके द्वारा लैंगिक जनन होते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट में पुष्प ही है जहां पे लैंगिक जनन होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। अब पुष्प जो है, पुष्प का संरचना को देखेंगे तो पुष्प में 4 चक्र देखेंगे।
पुष्प को बाहर से देखिएगा तो उसमें 4 भाग देखने के लिए मिलेंगे, 4 चक्र कह सकते हैं, 4 भाग कह सकते हैं। तो पुष्प के ये 4 भाग या 4 चक्र का नाम क्या है? पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंडोसियम, चौथा है गाइनोसियम। कैलिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वायदल पुंज, कोरोला को हिंदी में बोलते हैं दलपुंज, एंडोसियम को हिंदी में बोलते हैं पुमंग और गाइनोसियम को हिंदी में बोलते हैं जयंत। तो ये 4 चक्र है पुष्प के, इनका संरचना देखते हैं कि कैसे होते हैं। यहाँ भी हम यहाँ पे किसी पुष्प का संरचना नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पुष्प के भाग का संरचना बनाएंगे। तो देखते हैं कि पुष्प के 4 चक्र कैसे होते हैं। ये पुष्प का एक डंठल, ये नर भाग है, ये बीच वाले जो बनाए हैं ये मादा भाग है, और ये जो है रंगीन जो पुष्प में रंग होते हैं इसी भाग में होते हैं। जो आप लोग पुष्प में देखते हैं कलर कि ये फूल इस रंग के हैं, देखिए ये बनाए हुए हैं, ये किसी पुष्प का संरचना नहीं है, पुष्प के भाग का संरचना है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डंठल टाइप का निकला होता है जो पुष्प को हम लोग पकड़ते हैं जिस भाग को, उस भाग को हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। इसको क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। और ये जो फूला हुआ भाग देख रहे हैं जिसमें पुष्प के चारों चक्र स्थापित हैं या आधारित हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत, सॉरी पुष्पासन। ये जो डंठल जैसा संरचना होता है वो पुष्पवृंत है, और पुष्पासन ये फूला हुआ भाग को बोलते हैं। अब पुष्पासन और पुष्पवृंत जो होते हैं ये पुष्प का भाग नहीं होते, ये पुष्प के साथ जुड़े होते हैं लेकिन पुष्प का भाग नहीं। तो पुष्प का भाग ये 4 होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। अब इसे पहचान करते हैं कि एंडोसियम कौन है, गाइनोसियम कौन है, कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है। तो ये जो बाहर में देखते हैं हरे रंग का, ये सामान्यतः हरे रंग के संरचना होते हैं, सबसे बाहरी चक्र है ये हर पुष्प में देखने के लिए मिलते हैं और सामान्यतः हरे रंग के पत्ते के समान संरचना दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? वाहिदलपुंज या फिर कैलिक्स। अब पुष्प का जो रंग होते हैं, किसी भी पुष्प का जो रंग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आधारित होते हैं कोरोला पर। जो रंगीन डंठल जैसा संरचना दिखते हैं, रंगीन वृंत के जैसा संरचना दिखते हैं, उस संरचना को हम बोलते हैं कोरोला या फिर दलपुंज। तो ये क्या होगा? दलपुंज, कोरोला। यही पुष्प में हम जनरली इसी 2 चीज को देख पाते हैं। एंडोसियम और गाइनोसियम को सामान्यतः नहीं देखते, ध्यान देखते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं ये क्या है नहीं है। अब आप लोग जब भी देखिएगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि अंदर में भी, पुष्प के अंदर में भी कुछ भाग पाए जाते हैं जिसको हम लोग जनन अंग कहते हैं, जैसे एंडोसियम होंगे या फिर गाइनोसियम होंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाए। जिस पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाएंगे उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस पुष्प में किसी 3 पाए जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला तो दोनों में पाए जाएंगे, हर पुष्प में कैलिक्स और कोरोला पाए ही जाएंगे। सिर्फ एंडोसियम, गाइनोसियम दोनों जो है एक पुष्प में नहीं पाए जाते हैं, पाए भी जाते हैं। जिसमें दोनों पाए जाएंगे उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प, और जिसमें सिर्फ एक पाए जाएंगे या तो एंडोसियम या तो गाइनोसियम, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एकलिंगी पुष्प। तो इसमें देखते हैं कि पुमंग कौन है और जयांग कौन। ये जो बीच वाला देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे जयांग, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे पुमंग। ये पुष्प के चारों चक्र को समझ पाए कि पुष्प में चारों चक्र कैसे दिखते हैं। और आप लोग को क्लास में पुष्प लाकर दिखाए भी थे, आप लोग लाए थे, हम उसमें से दिखाए थे कि ये पुष्पासन है, ये पुष्पवृंत है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंडोसियम है और ये गाइनोसियम है। तो आप लोग यहाँ तक समझ पाए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं।
तो हम लोगों ने अभी पुष्प के चारों चक्र के बारे में समझे, चारों चक्र का नाम समझे, देखें कि पुष्प का चार चक्र कैसे होते हैं। अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी इनका क्लास 11th में ही था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जानना है कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोसियम क्या है और गायनोसियम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंडोसियम और गायनोसियम के बारे में डिटेल पढ़ना। बट चलिए हम लोग बात करते हैं कैलिक्स और कोरोला पे। कैलिक्स तथा कोरोला पुष्प के सहायक अंग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं या 4 अंग होते हैं, उसमें से 2 भाग या 2 अंग कह सकते हैं कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों सहायक अंग होते हैं। ये प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मदद करते हैं पुष्प को। एंडोसियम तथा गायनोसियम पुष्प के जनन अंग होते हैं। पुष्प में जो प्रजनन में भाग लेते हैं वो होते हैं एंडोसियम तथा गायनोसियम, ये दोनों जनन अंग होते हैं। चलिए अब एक एक को चारों चक्र जो है, चार पुष्प के जो 4 चक्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला चक्र को क्या कहेंगे? पहला चक्र है कैलिक्स, जो बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, और अंदर से बाहर की ओर पुष्प का अध्ययन करेंगे तो हो जाएंगे गायनोसियम, एंडोसियम, कैलिक्स, सॉरी कोरोला, कैलिक्स, ऐसे होंगे। तो हम लोग बाहर से अंदर की ओर अध्ययन करते हैं तो बाहर सबसे पहले बाहरी क्या हो जाएंगे? कैलिक्स, जो हरे रंग के पत्ती के समान संरचना होते हैं। ये सभी पुष्प में पाए जाते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। कौन? तो वाहिदल पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। वाहिदल पुंज की इकाई को दल कहते हैं, वाहिदल कहते हैं। अब ये इकाई क्या होते हैं? इकाई का मतलब एक होते हैं। एक पुष्प में कैलिक्स मीन्स वाहिदल पुंज की संख्या एक से कहीं ज्यादा अधिक होते हैं, इसलिए कि सबको एक साथ हम लोग वाहिदल पुंज कहते हैं और एक अकेले को क्या बोलेंगे? वाहिदल या फिर सेपल कहते हैं। प्राय वाहिदल पुंज हरी पत्ती के समान होते हैं, जो पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब कोई पुष्प बहुत छोटा होते हैं, जब प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो वो पत्ती के मतलब हरे रंग से घिरे हुए रहते हैं। वो हरे रंग जो घिरे होते हैं, उसी हरे रंग की पत्ती के समान की संरचना को हम लोग वाहिदल पुंज या फिर कैलिक्स कहते हैं। वो पुष्प को छोटे कलिका अवस्था में, कलिका का मतलब होते हैं बहुत छोटा, प्रारंभिक अवस्था में उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि वातावरण से उनका कोई प्रभावित ना हो, किसी बैक्टीरिया या फिर किसी कीट का उनका कोई प्रभाव ना पड़े। तो वो कौन प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान का काम कौन करते हैं? वाहिदल पुंज। किसको सुरक्षा देते हैं? पुष्प को। कब देते हैं? जब वो कलिका अवस्था में होते हैं। चलिए दूसरा है कोरोला। कोरोला क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दलपुंज। पुष्प का जो रंग देखते हैं, अलग अलग पुष्प का रंग अलग अलग होते हैं, देखने में उनका डिजाइन अलग अलग होते हैं, तो वो सब किस पर निर्भर करते हैं? वो दलपुंज पे निर्भर करते हैं। अब ये दलपुंज क्या है? ये पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र है। सबसे पहले होते हैं कैलिक्स, उसके बाद होते हैं कोरोला। तो कैलिक्स पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र है। कोरोला की इकाई को दल तथा पंखुड़ी कहते हैं। पुष्प में जो रंग देखते हैं, अलग अलग पुष्प का जो अलग अलग रंग दिखते हैं, वो क्या है? वो है कोरोला, दलपुंज। तो दलपुंज की इकाई को क्या बोलेंगे? पंखुड़ी या फिर दल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेटल। दलपुंज प्राय चमकीले रंग के होते हैं, जिसके कारण परागण के लिए कीट आकर्षित होते हैं। आप लोग ध्यान देते होंगे कि पुष्प, अलग अलग पुष्प का अलग अलग रंग क्यों होते हैं और उतना वो आकर्षण क्यों होते हैं? हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं होते हैं, वो अपने सुविधा के लिए। कोई भी चीज अगर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं तो वो अपने फायदे के लिए देखते हैं। तो पुष्प जितना ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, उस पर उतना ज्यादा कीट का प्रभाव पड़ेंगे, कीट उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षित करेंगे और आकर्षण की वजह से उनका परागण हो पाते हैं। तो पुष्प का जो रंग देखते हैं भिन्न भिन्न, वो किस लिए होते हैं? वो परागण के लिए होते हैं, ताकि उस पर कीट आकर्षित कर सके और उसका परागण हो सके। जैसे दलपुंज प्राय चमकीले रंग के होते हैं, जिसके कारण परागण के लिए कीट आकर्षित होते थे। भिन्न भिन्न पुष्प में दलपुंज की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होते हैं। बताएं कि अलग अलग पुष्प में सबका जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला का जो संरचना होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसका रंग भी अलग अलग होते हैं। आप देखते होंगे भिन्न भिन्न तरह का फ्लावर पुष्प को देखते होंगे, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो दलपुंज की वजह से होते हैं। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। अब एंडोसियम की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पुमंग। इसके बाद हम लोग जयांग की बात करेंगे,
तो यहाँ पे इस टॉपिक में सिर्फ पुमंग और जियांग का ही पूरा डिटेल पढ़ना है। इसके अलावा कैलिक्स और कोरोला के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना था, जो हम लोग जान चुके हैं। अब एंडोसियम के बारे में समझेंगे। एंडोसियम जो है ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, मतलब ये नर युग्म का निर्माण करेंगे। तो नर युग्म का निर्माण ये कैसे करते हैं वो भी इसमें देखेंगे। उसके बाद मादा वाला पुष्प में देखेंगे, मादा वाला अंग में देखेंगे कि वो मादा युग्म का निर्माण कैसे करते हैं। जब दोनों युग्मक का निर्माण देख लेंगे तो फिर दोनों युग्मक का संलयन देखेंगे कि आपस में कैसे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी बात करते हैं हम लोग पुमंग के बारे में। पुमंग क्या है? पुमंग पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। यह है पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, मतलब पुमंग बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बने होते हैं। एक को हम लोग सिर्फ पुंकेसर कहेंगे और एक से अधिक होंगे तो उसको पुमंग बोलेंगे। कुछ पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जो नर युग्मक का निर्माण नहीं कर पाते हैं। वैसे पुंकेसर को क्या बोलेंगे? स्टीमोनोड, उसको बोलेंगे स्टीमोनोड। स्टीमीनोड। जो पुंकेसर नर युग्म का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं वैसे पुंकेसर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीमीनोड। अब पुंकेसर का 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के 3 भाग कैसे क्या क्या है? पहले है एंथर जिसको हम लोग बोलेंगे परागकोश, दूसरा है कनेक्टिव जिसको बोलेंगे संयोजी, तीसरा है फिलामेंट जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं। संरचना देखते हैं कि पुंकेसर कैसे दिखते हैं। पुंकेसर सामान्यतः ये देख रहे हैं, ये है परागकोश, 2 परागकोश, परागकोश। और परागकोश ये जो डंठल इसको हम लोग कहते हैं तंतु। तंतु और परागकोश जिस जगह से जुड़े होते हैं उस जगह का नाम है संयोजी। तो एक पुंकेसर की संरचना को देख पाए और उनके तीनों भागों को समझ पाए। परागकोश, संयोजी और तंतु। परागकोश 2 होते हैं, एक पुंकेसर में 2 परागकोश पाए जाते हैं। आगे और पढ़ते हैं। तंतु एक पतला सा डंठल के समान संरचना होते हैं। देखिए ये तंतु जो है पतला सा डंठल के समान संरचना है, जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होते हैं जिसे परागकोश कहते हैं। इसके अंतिम सिरे पर एक संरचना है जिसका क्या नाम है? परागकोश। तंतु का दूसरा सिरा तंतु का दूरस्थ सिरा पुष्पासन या स्त्री केसर से जुड़े होते हैं। तंतु का ये जो सिरा है ये कहां से जुड़े होंगे? ये पुष्प के या तो पुष्पासन से जुड़े होंगे या तो स्त्री केसर से जुड़े होंगे। एक प्रारूपिक आवृतजीवी पादप में परागकोश 2 पालियों में बंटे होते हैं, प्रत्येक पालियों में 2 कोष्ठक होते हैं। प्रारूपिक का अर्थ ये होते हैं मैच्योर, मतलब वो पूरी तरह से वृद्धि कर चुके हैं। तो आवृतजीवी पादप में जो है, एक आवृतजीवी पादप में जब परागकोश की संरचना को हम लोग देखेंगे, क्योंकि परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण होते हैं, तो इसी का अंतर अध्ययन करेंगे, सबसे ज्यादा अध्ययन इसी पर करेंगे। तो इसी का संरचना को देखते हैं। परागकोश जो है ये 2 पाली में बटे होते हैं, 2 लोब जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक लोब ये हो गए और दूसरा लोब ये हो गए, 2 लोब हो गए। दोनों लोग को और अंदर जाके देखेंगे तो ये एक लोग जो है ये 2 कोष्ठक में बटे होते हैं, मतलब ये मान लेते हैं एक लोग है, ये दूसरा लोग है। ये लोग ऐसे 2 भाग में बटे होंगे, ये लोग भी 2 भाग में बटे होंगे। कुल मिला के जब एक परागकोश को जब हम लोग देखते हैं, मैच्योर परागकोश को या परिपक्व परागकोश को जब संरचना देखते हैं तो उसमें 4 कोष्ठक देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 3 4। और कितने लोग देखने के लिए मिलते हैं या फिर कह सकते हैं पालियां, तो 2 पालियां देखने के लिए मिलते हैं। ये पूरे को 1 पालियां और ये पूरे को 1 पालियां। एक पालिया में 2 कोष्ठक होते हैं तो 2 पालिया में 4 कोष्ठक हो गए। तो समझ पाए यहाँ पर कि पुमंग का संरचना को समझ पाए। पुमंग के इकाई को क्या बोलेंगे? पुमंग की इकाई को हम लोग क्या पुंकेसर बोलेंगे। पुंकेसर की संरचना को देखें। पुंकेसर की 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजी और तंतु।
इसमें से हम लोग सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देंगे? परागकोश, क्योंकि परागकोश के ही अंदर नर युग्मक का निर्माण होते हैं। तो परागकोश की संरचना को देखें तो परागकोश जो है ये दो लोब में बटे हुए थे, मतलब दो पाली में बटे हुए थे, एक पाली दो पाली, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक हैं, एक दो एक दो, मतलब कुल मिला के एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। ये परागकोश के बारे में इतना तक हो गया। अब परागकोश को और अंदर जाके देखेंगे, मतलब ये परागकोश को और डिटेल जाकर देखेंगे कि ये जो 4 कोष्ठक हैं, ये 4 कोष्ठक का संरचना कैसे होते हैं और इसके अंदर कैसे परागकण का निर्माण होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये देखे कि परागकोश जो है उसमें दो लोब होते हैं, दो पालियां होते हैं, और प्रत्येक पालिया में 2 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 कोष्ठक टोटल एक परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश को अध्ययन करने के लिए उसका अनुप्रस्थ रूप से, अनुप्रस्थ रूप समझते हैं? अनुप्रस्थ का मतलब मान लीजिए ये अगर एंथर है, इसको अनुप्रस्थ रूप ऐसे कट करेंगे। तो परागकोश के अध्ययन के लिए अनुप्रस्थ काट में काटते हैं। परागकोश का इसके अंदर देखेंगे कि परागकण का निर्माण कैसे होते हैं, तो वो देखने के लिए परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काटेंगे। अनुप्रस्थ काट मतलब अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे। कट करेंगे तो ये संरचना ऐसे दिखेंगे। ये देखते हैं, एक कोष्ठक, दो कोष्ठक, तीन कोष्ठक, 4 कोष्ठक ऐसे दिखेंगे। कौन? परागकोश, जब इसको अनुप्रस्थ रूप से काटेंगे तब। तो परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होते हैं। देखिए, एक कोष्ठक, दो कोष्ठक, तीन कोष्ठक, 4 कोष्ठक, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय संरचना। किसको? परागकोश को। ये परागकोश ऐसे दिखते हैं जब इसको कट करके देखेंगे तब। तो जिसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होते हैं, ये एक कोष्ठक को हम लोग बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। एक लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणुधानी, 2 3 4 लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के ही अंदर परागकण का निर्माण होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी के बारे में भी समझेंगे। परागकोश के प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। परागकोश का ये एक पाली हो गए और ये एक दूसरा पाली हो गए, 2 पाली हो गए। तो एक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी है? 2। एक पाली में कितने कोष्ठक है? 2। समझ पाए? कोष्ठक ही आगे चलकर लघु बीजाणुधानी में परिवर्तित हो जाते हैं। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटिका में परिवर्तित हो जाते हैं। ये लघु बीजाणुधानी आगे चलकर विकसित होकर परागपुटिका में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये परागपुटिका के अंदर ही परागकण भरे पड़े होते हैं। अब ये परागकण क्या होते हैं? परागकण पुष्प के नर युग्मक को कहते हैं। पुष्प के नर युग्मक का क्या नाम है? परागकण। तो परागकण के निर्माण कहां पर होते हैं? परागपुटिका। परागपुटिका किससे बनते हैं? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहां होते हैं? तो वो परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। समझ पाए बात को? प्रत्येक परागपुटिका में परागकण भरा होता है, मतलब इस परागपुटिका के अंदर परागकण भरे होते हैं। ये परागकण का निर्माण हो कैसे रहे, ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज यहाँ हम लोग समझे कि पुष्प क्या है, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, सभी चक्र के बारे में समझे। उसमें से अभी एक चक्र पढ़ना बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोसियम या फिर जयान। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे थे आज एंडोस्टियम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। तो पुमंग के बारे में अध्ययन किए। पुमंग का भी पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाया, क्योंकि पुमंग के ही अंदर हम लोग नर युग्मक का निर्माण को देखेंगे। तो नर युग्मक का निर्माण अभी पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग सिर्फ पहुंचे हैं उसकी संरचना तक, लघु बीजाणुधानी की संरचना तक पहुंचे हैं। तो लघु बीजाणुधानी परिवर्तित होते हैं परागपुटिका में, परागपुटिका के अंदर परागकण का निर्माण होते हैं। तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परागकण का निर्माण कैसे होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।